नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में आज अपन एक बेसिक तरीके से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी दिल्ली सल्तनत। और इस सल्तनत के अंदर अपन बात करने वाले हैं 1206 से 1526 तक की पूरी बेसिक जानकारी अपन लेने वाले हैं। ज़्यादा कुछ एवी अपन लेंगे नहीं, मेन मेन बातों की अपन चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर पांच वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पांच वंश शासन करते हैं, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक, तीसरा तुगलक वंश, तुगलक, फिर चौथा सैयद, और पांचवा लोधी वंश। ठीक, ये वो पांच वंश होते हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने गुलाम वंश की। गुलाम वंश की इसका शासनकाल जो रहता है 1206 से 90 तक का रहता है। इसके प्रमुख शासकों में एक तो हो जाता है ऐबक, जिसे अपन कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। दूसरा अपना राजा हो जाता है बलबन, बलबन नहीं, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश। तीसरा अपने राज्य जो होएगा वो होएगा बलबन। ये अपने तीन राजा हो जाते हैं। इसकी बात करें तो इसने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था, 1206 से 10 तक का शासन किया। और इसने काम की बात करें तो इसने क्या क्या काम किए, है ना। मेन बात, सबसे पहले लाहौर को राजधानी बनाया। क्यों बनवाया, क्योंकि इसके जो प्रतिद्वंदी, इसके जो कॉम्पिटिटर जो हुआ करते थे, उन कॉम्पिटिटर में हमारे नाम देखने को मिलता है यल्दौज और कुबाचा। ठीक है, तो यल्दौज और कुबाचा नाम के दो व्यक्ति होते हैं, वो इस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बना के रखा था, उन्हीं के डर से। ठीक, या फिर ये मान लें कि इसने अपनी नीति बनाई थी कि भाई लाहौर को अपन बना सकते हैं, तो इस तरीके से इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को है मामलुक वंश भी अपन कहते हैं। और क्या बात हो सकती है, और इसके अंदर अपन देख सकते हैं जैसे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। दूसरी बात, दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी मंदिर को तोड़ करके, उस मस्जिद का नाम था हमारे कुव्वत उल इस्लाम नाम से एक मस्जिद थी जो दिल्ली में बनाई थी। तीसरी बात अपन यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन जो बनवाता है वो एक व्यक्ति का नाम आता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उस व्यक्ति की अगर अपन बात करें तो उस व्यक्ति की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये 3-4 बातें अपन ऐबक के बारे में देख सकते हैं। कौन कौन सी बातें हो गई, लाहौर को राजधानी बनाया यालदौज और कुबाचा के डर से। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके बनाया गया। और एक कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, 1210 से 36 तक इसका शासनकाल हो जाता है। इल्तुतमिश ने ऐसा क्या किया, ठीक, इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने ऐसा क्या खास किया, तो हमारा जो इल्तुतमिश हो जाता है इसे ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस व्यक्ति को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी और इसी ने इकता व्यवस्था शुरू की और इसी ने चालीसा दल का गठन किया था। समझ रहे हो, इकता व्यवस्था, एक तो होती है इकता व्यवस्था, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
एकता प्रणाली बोल दें। दूसरी चालीसा दल। ये अपनी दो बातें हो जाती है, एकता व्यवस्था और चालीसा दल। एकता व्यवस्था की बात करें ना, तो अपने साम्राज्य को टुकड़ों में बांटा, प्रांतों में विभक्त किया और वहाँ पर प्रशासन शुरू किया। तो इस व्यवस्था को तो एकता प्रणाली कहा जाता है, कि अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त करना और वहाँ पर प्रशासन लागू करना, वो एकता प्रणाली हो गई। दूसरी बात चालीसा दल, 40 व्यक्तियों का एक दल इसने इल्तुतमिश ने बनाया था। तो यह जो चालीसा दल है, इसका जो उल्लेख मिलता है हमें, वो मिलता है, एक पुस्तक है, उसका नाम है फुतुह उस सलातीन। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? फुतुह उस सलातीन नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चालीसा दल का सर्वप्रथम हमें उल्लेख पढ़ने को मिलता है। इसी में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी चालीसा दल के बारे में मिलती है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो होएगा हमारा इसामी नाम का कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर इस पुस्तक का लेखक हुआ करता था। अब बात करते हैं बलबन की। ये भी एक पॉपुलर राजा रहा है गुलाम वंश का। इसकी शासनकाल की बात करें तो ये बनता है 1266 से 87 तक रहता है लगभग। ठीक, इसका शासनकाल 87 तक रहता है। बलबन प्रसिद्ध क्यों होता है? तो बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध होता है। इसका राजत्व का सिद्धांत प्रसिद्ध है। ठीक, और क्या प्रसिद्ध है इसका? बलबन की बात करें तो और बलबन के बारे में क्या प्रसिद्ध है? इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। लौह और रक्त की नीति को अपनाया। ठीक, और क्या बात कर सकते हैं? मंगोलों से बचने का उपाय इसने शानदार वाला ढूंढा। ठीक, और इसने क्या किया? फारसी प्रथा अपने प्रशासन में लागू की, जैसे कि सजदा और पापोश का नाम हमें देखने को मिलता है। घुटने टिका करके हाथों को चूमना, जिसे अपन सजदा कहते हैं, और पेट के बल सो कर के सुल्तान के पैरों को चूमना, जिसे अपन पापोश के नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो प्रथाएं हैं वो बलबन के द्वारा शुरू करवाई जाती है। राजत्व के सिद्धांत की बात की जाए तो इसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में अपन यह देख सकते हैं कि इसने ही बताया था कि सुल्तान जो होता है वो कौन होता है? वह ईश्वर का दूत होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यह बात बलबन ने ही बताई थी। तो यह बात किसने बताई थी? बलबन ने ही बताई थी। इसके अलावा और क्या जानकारी अपन ले सकते हैं? सिजदा और पाबोस की इसने शुरुआत की, और एक नवरोज नाम का एक त्यौहार इसने शुरू किया था। तो ये 2-3 प्रथाएं थी जो इसने फारसी प्रथाएं थी जिनका इसने शुरुआत की थी। अब अपन बात कर लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। इतनी काफ़ी है। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में खिलजी वंश, इसकी अगर बात करें तो अपना हो जाता है 1290 से कितना होता है? 1320 तक का काल। ये अपना खिलजी वंश का काल आता है। खिलजी वंश की स्थापना का श्रेय जलालुद्दीन खिलजी को दिया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी। इसका प्रसिद्ध एक और राजा जो रहता है सुल्तान, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने हमारे वो शुरू की थी बाजार नियंत्रण। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की बात इसने शानदार वाली की थी। इसने बाजार नियंत्रण करने की काफ़ी बढ़िया कोशिश की थी। और इसी ने वित्तीय सुधार के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही वित्तीय सुधार के लिए
पेमाइश प्रथा का प्रयोग किया था। पेमाइश प्रथा मतलब ये मान लो कि खेत को नाप करके उस पर टैक्स लगाना, तो यह जो प्रथा होती है उसे पेमाइश कहा जाता है। ठीक है, पेमाइश बोलते हैं नाप करके, मेजरमेंट करना बोलते हैं पेमाइश को। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पेमाइश मेजरमेंट करके, ज़मीन का मेजरमेंट करके ही कर लगाया था, और कर भी इसने बढ़ा दिया था, 50% यह कर लेने लग गया था। ठीक है, तो ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली पे इसने काफ़ी काम किया, और इसी के तहत इसने एक नए राजस्व विभाग की भी स्थापना की थी, जिसको दीवान ए मुस्तक राज के नाम से जाना जाता है। लिख देता हूँ, दीवान ए मुस्तक राज, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। इस राजस्व विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ये हो गया अपना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और जलालुद्दीन खिलजी की अपने बात करी ली, और क्या बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात अभियान किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, गुजरात का अभियान किया, और उसी के तहत इसको मलिक काफूर मिला था। और ये जो मलिक काफूर था ना, ये इसके लिए काफ़ी खास बात हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्यों हो जाती है, क्योंकि दक्षिण में सबसे पहला सफल जो अभियान किया था वो मलिक काफूर ने किया था। और ये जो मलिक काफूर जो था वो एक हिंजड़ा था, एक किन्नर था। तो यह थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपने देख लिए कि इसने स्थापना की थी। तो ये हो गया अपना खिलजी वंश। अब अपन बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश, ठीक है, इस वंश की शुरुआत जो होती है हमारी 1320 से होती है, जो 1414 तक मानी जाती है। ठीक है, अधिकतर लोग इसको 1320 से 98 तक ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 1414 भी कह सकते हैं। सबका पढ़ने का तरीका अलग है, उस हिसाब से लोग इसको बांटते हैं। अपन 1320 से 1414 ईस्वी तक का मानते हैं। तुगलक वंश की स्थापना का श्रेय एक ऐसा विद्वान था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, जो कि 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसके बारे में अगर अपन खास बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक जो है किसानों के प्रति उदार हुआ करता था। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स बढ़ाया था, 50% कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने उस टैक्स को कम कर दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक किस लिए जाना जाता है, उदार था, ठीक है, किसानों के प्रति। और इसने और क्या किया, टैक्स कम कर दिया। और सिंचाई व्यवस्था के लिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहर बनाने का जो काम किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो ये हो गई गयासुद्दीन तुगलक की बात। लिख करके अगर अपन देखें, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर, इसने बनवाई। इसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, किसानों के प्रति उदार था। और क्या बात कर सकते हैं अपन, और इसी की बात करें तो इसी को गयासुद्दीन तुगलक की बात कर लेते हैं। इसी गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलैया ने कहा था दिल्ली दूर है। यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी अपनी निजामुद्दीन औलैया ने। निजामुद्दीन
ओलैया ने यह बात कही थी कि दिल्ली दूर है, तो यह बात इसने कही थी। और क्या बात अपन कह सकते हैं, यह हो गया अपना विद्वान गयासुद्दीन तुगलक, वो जिसका उसके बाद में अपना आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51 तक का बताया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। कुछ विद्वान तो इसको पागल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने जितने भी काम किए वो कभी सफल नहीं हो पाए, अच्छे तरीके से चल नहीं पाए। इसने हमेशा उल्टा ही काम किए हैं। एक तरीके से काम अच्छे किए थे, बहुत शानदार वाले काम किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए इसको विद्वानों द्वारा पागल कहा जाता है। विद्वान, बहुत से विद्वान इसको पागल बोलते हैं। इसकी बात करें तो इसने क्या क्या किया, दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया। दूसरी बात, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अपन 25-26 की। ठीक है, 25-26 के काल में इसने क्या किया, कर में वृद्धि की। कर में वृद्धि, और वो भी कौन से वाले क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में। ठीक, दूसरी बात 27 की, तो वो थी देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी को राजधानी, ठीक है, देवगिरी को राजधानी बनाया। 29 की बात कर लेते हैं। 29 में इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा मतलब मुद्रा में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो मुद्रा उस धातु के बराबर की नहीं होती। मतलब उस मुद्रा को, उस धातु को अगर अपन बेचे ना उतनी को, तो हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन उस पर जो ठप्पा लगाया हुआ है, जितने रुपए का उस पर मोहर लगाई हुई है, उस मोहर के हिसाब से उसकी कीमत लगाई जाती थी, तो उसे अपन सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और अपन क्या बात कर सकते हैं, 1332 से 34 तक, 1332 से 1334 तक के काल की बात कर लेते हैं। इस काल की बात करें तो इसने 2 अभियान किए थे, खुरासान और कराचिल। 2 अभियान इसने किए थे, खुरासान और कराचिल, 2 अभियान किए, जो कि इसके अभियान रहते हैं। तो ये थी अपनी मोहम्मद बिन तुगलक की खास बातें, और इसीलिए इसको, इसके जो अगर अपन बात करें कर में वृद्धि की, गलत टाइम पे इसने टैक्स में वृद्धि कर दी, जिस वजह से यहाँ पर इसकी काफ़ी निंदा की जाती है, इसका काफ़ी बोले तो अपन इसको बुरा भला कहा जाता है। और अपन बात कर लेते हैं, और अगर अपनी बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की भी यही बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसकी भी अपन यही बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल की बात करें तो 1400, तो इसका रहता है अपना 1351 से, इसका अपना रहता है 1351 से, 1351 से इसका शासनकाल शुरू होता है, 88 तक रहता है। ये इसका शासनकाल था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो अपने आप को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने में लगा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपने आप को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने में लगा हुआ था, और इसी के तहत इसने क्या क्या किया था, इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर का नष्ट करवा दिया था, उनको तुड़वा दिया था। तो कौन कौन से मंदिरों को तुड़वाया इसने, पुरी का, पुरी और कांगड़ा का, कांगड़ा यहाँ का तो कौन सा था, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मंदिर, और पुरी का जो था वो था जगन्नाथ मंदिर। इन दोनों मंदिरों को तुड़वा दिया था इसने।
ठीक है। और क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात यह है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया। तो यह वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर की शुरुआत की थी। ठीक है। गुलामों के लिए इसने पृथक विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग को कहा जाता है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। ये किसके लिए थे? यह विभाग किसके लिए स्थापना की थी? तो इसने की थी गुलामों के लिए। गुलामों के लिए। ठीक है। ये हो गया अपना तुगलक वंश। ठीक। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे वंश की। तुगलक के बाद में आता है अपना सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश की बात कर लेते हैं। ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं अपने सैयद वंश की। ठीक है। दूसरा अपना हो जाता है लोदी वंश। दोनों की अपन एक साथ में ही बात कर लेते हैं। सैयद वंश का शासनकाल जो है वो 1414 से शुरू होता है और 1451 तक का रहता है। लोदी वंश के शासनकाल की बात की जाए 1451 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। ठीक है। तो ये अपना शासनकाल हो जाता है। तो अब बात करते हैं अपन सैयद वंश की। सबसे पहले सैयद वंश की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की द्वारा स्थापित। ठीक है। ये हो गई बात खिज्र खान द्वारा स्थापित। और खिज्र खान ने एक उपाधि भी धारण की थी। उस उपाधि का नाम था रैयत ए आला। रैयत ए आला। यह एक उपाधि भी थी जो खिज्र खान ने धारण कर रखी थी। और सैयद वंश की बात करें तो एक और राजा इसका आता है। उस व्यक्ति का नाम होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह। ठीक है। यह व्यक्ति भी इसी सैयद वंश का था। ठीक है। तो ये दो इसके प्रमुख सैयद वंश के विद्वान रहते हैं, इसके सुल्तान रहते हैं। तो इसने एक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया था। मुबारक शाह ने एक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया था। उस व्यक्ति का नाम था याहिया बिन सरहिंदी। यह एक व्यक्ति था, एक लेखक हुआ करता था। इस लेखक को मुबारक शाह ने संरक्षण प्रदान किया था और इसी लेखक ने बाद में एक ग्रंथ लिखा था जिसको तारीख ए मुबारक शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही। पूरा अगर अपन लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं तारीख ए मुबारक शाही इसने लिखा था। तो ये हो गई अपनी सैयद वंश की बात। बाद में आता है अपना लोदी वंश। और लोदी वंश की अगर अपन बात करें तो स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। बहलोल लोदी के द्वारा स्थापना की जाती है। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी व्यक्ति यह होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह जो है वो अफगानी वंश है। ठीक है। इसको अपन अफगानी वंश बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बहलोल लोदी जो था वो अफगानी था और दिल्ली सल्तनत में
प्रथम ऐसा व्यक्ति है जो अफगानी गद्दी पर बैठता है। लोधी वंश का एक और राजा प्रसिद्ध हुआ है, उसका नाम आता है सिकंदर लोधी। नाम तो सुना ही होगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी की बात करें तो इसने एक गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी। खास बात, गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत इसने की थी। ठीक, और क्या किया था इसने, और इसने बहुत सी कविताएं भी लिखी है, और जो कविताएं लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, और उन कविताओं को गुलरुखी नाम से लिखा था इसने। गुलरुखी नाम से गुलरुखी नाम से इसने कविताएं लिखी। और अपन दूसरे राजा की बात कर लेते हैं, जो कि इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अपना हो जाता है। ठीक, इब्राहिम लोधी की अगर अपन बात करें तो खास बातें क्या हो सकती है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी होता है, मतलब अंतिम राजा। आज के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, अंतिम राजा यही है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा यह होता है। और इसकी खास बात, युद्ध के मैदान में मारा गया। इसकी यह भी खास बात है क्योंकि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र जो राजा था वो इब्राहिम लोधी ही था, जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में वर्ष 1527 ईस्वी के अंदर होती है। और इसने दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, एक तो था खातौली का युद्ध और दूसरा हो जाता है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध लड़ा था इसने बाबर के साथ में लड़ा था, और खातौली का युद्ध जो लड़ा था वो राणा सांगा के दौरान राणा सांगा से लड़ा था, जो कि राणा संग्राम सिंह के नाम से जिसे अपन जानते हैं। इस तरीके से हमारा दिल्ली सल्तनत का सारे वंशों के बारे में अपने छोटी छोटी जानकारियाँ लेने की कोशिश की। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बेसिक सी जानकारियों का पता चला है तो अब से आप दिल्ली सल्तनत को और ज़्यादा गहराई से आसानी से समझ सकते हैं। इसके प्रमुख राजाओं को मैंने बता दिया, अब आप इसमें सभी राजवंशों के सभी राजाओं के नाम आप आराम से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो जिसमें अपन ने दिल्ली सल्तनत को जानने की कोशिश की है।